बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने हमने वो है एस्केप सीक्वेंस, कमेंट्स, एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, टाइप कन्वर्जन, डेटा टाइप रैंकिंग, इंटीजर डिवीजन, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो एंड टाइप कास्टिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या है? Escape sequence is a sequence of characters that doesn't represent itself when used inside a character or string literal। यानी जब string के अंदर वो यूज़ हो तो उसका मतलब क्या होते हैं, वो उसका मतलब वो नहीं होता जो हम लिखते हैं, उसका कोई स्पेशल मतलब होता है। But is translated into another character or a sequence of character that may be difficult or impossible to represent डायरेक्टली। C++ में जो एस्केप सीक्वेंस है वो दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन द फर्स्ट ऑफ विच इज़ दी बैकस्लैश, लेकिन वो स्टार्ट होगा बैकस्लैश। यानी एस्केप सीक्वेंस की जब बात होगी वो क्या होगी, बैकस्लैश स्टार्ट होगा। एस्केप सीक्वेंस है क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकस्लैश एन, ठीक है, बैकस्लैश एन क्या है? इज एन एस्केप सीक्वेंस दैट डजंट दैट डिनोट्स अ नीव लाइन। जो क्या डिनोट करते हैं? नीव लाइन के लिए यूज़ होता है बैकस्लैश एन। ये कुछ डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस है जिसमें जो ज़्यादा यूज़ वो होने वाले हैं वो है बैकस्लैश एन नीव लाइन के लिए, बैकस्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब यानी थोड़ा ज़्यादा, एक जो सिंपल स्पेस होता है ये टैब 8 स्पेसेस के बराबर होते हैं। ये अलार्म है, ये बैक स्पेस है, वापस मतलब एक वो वापस आता है जो कर्सर है, आर जो है रिटर्न है, और ये जो 3 है ये भी ज़्यादा यूज़ होते हैं। बैकस्लैश, डबल बैकस्लैश, बैकस्लैश कॉमा, बैकस्लैश सिंगल कोट एंड बैकस्लैश डबल कोट्स। अब ये जो एस्केप सीक्वेंस है ये है क्या? अब थोड़ा सा हम सी आउट स्टेटमेंट को देखते हैं। फिलहाल हम स्ट्रिंग सिर्फ यहाँ पे यूज़ करें, सी आउट डबल कोट्स हेलो वर्ड। तो क्या डिस्प्ले होगा? ये हेलो वर्ड डिस्प्ले होगा। अगर आपको याद हो सेकंड लेक्चर में जब सी आउट हम पढ़ते थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सी आउट इन डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ लिखते हैं वो उसी तरह डिस्प्ले होगा। बल्कि पिछले लेक्चर में भी यही कहा था कि डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखते हैं वो उसी तरह डिस्प्ले होगा। लेकिन इनमें से कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको यहाँ पे लिखने से वो बजाते खुद डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि उनका कोई स्पेसिफिक कोई स्पेशल मीनिंग होगी। उसमें फर्स्ट जो है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा हेलो वर्ड। लेकिन मैं अगर यहाँ पे लिखूँ सी आउट हेलो बैकस्लैश एन वर्ड, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? वैसे हमने जो पहले पढ़ा था कि जो कुछ लिखे वो प्रिंट होना चाहिए, फिर तो प्रिंट होना है हेलो वर्ड बैकस्लैश एन वर्ड, लेकिन इस तरह नहीं होगा, हेलो प्रिंट होगा। ये जो बैकस्लैश एन है अब इस डबल कोट्स के अंदर, ये बैकस्लैश एन डिस्प्ले नहीं होगा, इसकी स्पेशल मीनिंग है। वो स्पेशल मीनिंग क्या है कि कंट्रोल न्यू लाइन पे आते हैं, यहाँ पे लाइन ब्रेक आकर होगा, तो ये वर्ड जो है ये नए लाइन में डिस्प्ले हो गया। तो इसका आउटपुट इस तरह है। ये दो लाइनों में क्यों आया? ये बैकस्लैश एन जो कैरेक्टर है इसी की वजह से ये न्यू लाइन में आ गया। तो ये डबल कोट्स के अंदर आपने यूज़ करना है। वैसे अगर मैं इस तरह लिखूँ सी आउट डबल कोट्स हेलो डबल कोट्स एंड सेमीकोलन, फिर मैं लिखूँ सी आउट वर्ड, इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ड।
एक ही लाइन में, दो लाइन में, दो सी आउट दो लाइन डिफरेंट लाइन में लिखने से रिजल्ट दो डिफरेंट लाइन में नहीं आएगा। रिजल्ट न्यू लाइन पे कोई भी करेक्टर लाने के लिए, बेशक यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में था, लेकिन न्यू लाइन के लिए आपको स्पेशल कमांड यूज़ करना पड़ेगा। तो सी लैंग्वेज में तो सिर्फ ये बैकस्लैश n है, सी प्लस प्लस में एक और कमांड, एक और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन वो आप स्ट्रिंग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अगर उसी के थ्रू आपने लिखना हो तो सी आउट आप हेलो लिखेंगे, हेलो डबल कोट्स एंड फिर ब्रैकेट एंड एल, ये एंड एल क्या कि हेलो को प्रिंट करेगा। एंड एल जो है ये बगैर डबल कोट्स के इसी तरह लिखना है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है एंड एल। तो ये क्या करेगा, ब्रेक न्यू लाइन पे कंट्रोल आएगा, उसके बाद प्रिंट करता है सी आउट वर्ड। ये भी बेसिकली इसका इक्विवेलेंट है। न्यू लाइन यूज़ करना हो वो स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करना है, एंड एल यूज़ करना हो तो वो बगैर स्ट्रिंग के इन डबल ब्रैकेट्स में जो सी आउट के ब्रैकेट है उसी तरह इसको डिस्प्ले करना है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी आउट हेलो बैकस्लैश टी वर्ड, अब बैकस्लैश टी है क्या है, ये भी एस्केप सीक्वेंस है, तो ये प्रिंट होगा हेलो वर्ड, यानी नॉर्मल से ज़्यादा स्पेस होगा। अच्छा अब इसके अलावा हमने और पढ़ा था कि डबल बैकस्लैश। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना हो, मैं आपसे कहता हूँ कि सी प्लस प्लस में एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करें, यानी जिसका आउटपुट हो फॉर एग्जांपल ए, ठीक है। तो इसी तरह आपने कोई ये डिस्प्ले करना है, ये चीज़ ए बैकस्लैश बी ये डिस्प्ले करना हो तो सी आउट में अगर इसको लिखूं डबल कोट्स के अंदर ए बैकस्लैश बी, तो पहली बात तो ये है यहाँ पे ए तो डिस्प्ले होगा, बैकस्लैश बी जो है ये एक स्पेशल कमांड है, बैकस्लैश बी हमारे उसमें आता है क्या कहते हैं, ये हमारा एस्केप सीक्वेंस करेक्टर है बी, तो ये बैक स्पेस पे जाएगा। तो अच्छा ये तो सिर्फ ए डिस्प्ले होगा। अब अगर मैं कहूँ कि ए बी बैकस्लैश एक्स वाई, अब एक्स कोई वो नहीं है, तो मैं अगर इसको लिखूँ सी आउट तो ये प्रिंट होगा ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई। इसमें जो है ये बैकस्लैश प्रिंट नहीं होगा, हालांकि मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में क्या हो, बैकस्लैश हो। बैकस्लैश डिस्प्ले क्यों नहीं होता, क्योंकि बैकस्लैश जो है वो है एस्केप सीक्वेंस का करेक्टर। एस्केप सीक्वेंस करेक्टर वो बजाते खुद प्रिंट नहीं होता है, वो उसकी कोई स्पेशल मीनिंग होती है। तो एक मिनट, डिस्कॉर्ड, ठीक है, उसकी स्पेशल मीनिंग होती है। तो मैंने अगर बैकस्लैश इसी तरह ए बी बैकस्लैश एक्स वाई इस चीज़ को प्रिंट करना हो तो मैं लिखूँगा सी आउट ए बी बैकस्लैश एक्स वाई। अब जो है एक बैकस्लैश जो है वो है एस्केप सीक्वेंस, लेकिन अगर एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश के साथ एक और बैकस्लैश हो तो इसका मतलब है कि आउटपुट में एक बैकस्लैश डिस्प्ले करना हो। तो ये अब डिस्प्ले होगा ए बी बैकस्लैश एक्स वाई, ए बी बैकस्लैश एक्स वाई। या अगर आपने कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करना हो इसी तरह हेलो, लेकिन डिस्प्ले में वो डबल कोट्स के अंदर बंद हो,
पहले जो हम डिस्प्ले करते थे हेलो वर्ड, वो तो स्क्रीन पे सिर्फ हेलो वर्ड, ये जब डिस्प्ले मतलब इसी तरह वो डबल कोट्स में हो। तो मैं अगर इसको लिखूँ सी आउट डबल कोट्स, ये तो सी आउट वाले डबल कोट्स हैं जो सिंटैक्स में है क्या डबल कोट। अब मैं अगर यहाँ पे फिर दोबारा डबल कोट्स लिखो, डबल कोट्स हेलो, आप जब इसमें यूज़ करते क्या नाम है कंपाइलर में, ये बेसिकली जो डबल कोट्स हैं हम तो डिफरेंट लिखते हैं, लेकिन ये जो है ना एक ही करेक्टर है यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, इस तरह डबल कोट्स एंड डबल कोट्स। तो ये यहाँ पे एरर आएगा। एरर किस तरह आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डबल कोट्स सी आउट में डबल कोट्स से स्टार्ट होता है, स्ट्रिंग डबल कोट्स पे एंड होते हैं, तो उसके बाद सेमीकोलन होना चाहिए। तो यहाँ से डबल कोट्स स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डबल कोट्स क्या हुआ, एंड हुआ, और कंपाइलर क्या देगा, एरर देगा कि ये तो गलत सिंटैक्स है, क्योंकि यहाँ से डबल कोट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो उसके बाद सेमीकोलन यूज़ नहीं हुआ, उसके बाद वैसे हेलो फिर डबल कोट्स, तो ये सिंटैक्स एरर आएगा। अब अगर डबल कोट्स आपने प्रिंट करना हो तो उससे पहले क्या लिखना है, बैक स्लैश, यहाँ पे बैक स्लैश फिर डबल कोट्स, तो फिर ये क्या होगा, अब ये डिस्प्ले होगा इस तरह हेलो डबल कोट्स के अंदर। यानी डबल कोट्स अगर आपने प्रिंट करना हो तो बैक स्लैश डबल कोट्स, या सिंगल कोट, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं अली सन्स, ये जो सिंगल कोट्स है, सिंगल कोट्स भी वैसे डिस्प्ले नहीं होता। अगर आप सिंपल इस तरह लिखे सी आउट अली सन, पहले बैक स्लैश सिंगल कोट्स एस लिखना है, तो अब ये उसी तरह डिस्प्ले होगा। अगर आप बैक स्लैश के साथ नहीं लिखते तो ये भी एरर देगा, क्योंकि सिंगल कोट्स भी डिस्प्ले, वैसे जो स्ट्रिंग होता है वो तो या करेक्ट वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स से स्टार्ट या एंड होते हैं, तो इसीलिए सिंगल कोट के साथ बैक स्लैश यूज़ करना है। डबल कोट के साथ भी अगर आपने कहीं पे आउटपुट में बैक स्लैश प्रिंट करना हो तो स्ट्रिंग के अंदर डबल बैक स्लैश लिखना है। अगर न्यू लाइन पे आपने कंट्रोल को लाना हो तो बैक स्लैश एन, अगर टैब ज़्यादा स्पेस देना है तो बैक स्लैश टी। ये जो 5 एस्केप सीक्वेंस है ये ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद है कमेंट्स। इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, एक न्यू प्रोग्राम कंसोल एप्लीकेशन C++, नेक्स्ट यहाँ पे नाम देता हूँ एस्केप, वो खुद उसके पास .cpp आ जाएगा। अच्छा, ये main.cpp, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ड, ऑलरेडी लिखा है तो ये डिस्प्ले होगा। आउटपुट जो आएगा हेलो वर्ड। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड जो है ये न्यू लाइन पे हो, तो न्यू लाइन बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन क्या करेगा, बैक स्लैश एन करेक्टर जो है ना कंट्रोल को न्यू लाइन पे लाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा देखें, हेलो वर्ड एक स्पेस आगे है, वो इसी वजह से कि बैक स्लैश एन के बाद एक यहाँ पे मैंने स्पेस दिया। मैं अगर स्पेस को ख़त्म करूँ तो फिर क्या होगा, ऊपर नीचे होगा हेलो वर्ड। अब अगर टैब देना हो नॉर्मल तो एक ही स्पेस है हेलो वर्ड, इसको पहले देखिए, जो इनके दरमियान स्पेस है वो एक ही स्पेस है। मैं अगर इनके दरमियान लिखूँ बैक स्लैश टी तो एक स्पेस अपना है, एक बैक स्लैश टी का जो स्पेस होता है वो यानी टैब जो होता है वो 4 या 8 स्पेसेस का बराबर होता है, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल स्पेस से ज़्यादा स्पेस होगी। अच्छा, उसके बाद है कि अगर हमने, अच्छा मैंने ये भी बताया था कि अगर इसको आप इस तरह लिखे हेलो सी आउट वर्ड को आप अलग लिखें तो क्या होगा, ये न्यू लाइन में नहीं आएगा, एक ही लाइन में आएगा हेलो वर्ड।
तो न्यू लाइन के लिए ये जो एंड एल है ये यहाँ पे यूज़ करना है, सी आउट एंड एल। ये स्पेशल सी प्लस प्लस में है, सी लैंग्वेज में ये अवेलेबल नहीं है। तो अब ये देखिए न्यू लाइन पे आ गया हेलो वर्ड, यानी ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं एंड एल, लेकिन इसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में बंद नहीं करना, और अगर बैक स्लैश यूज़ करना हो तो उनको इन डबल कोट्स स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करना है, उनको बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो अच्छा, उसके बाद एक मैं अगर इस हेलो को प्रिंट करूँ लेकिन डबल कोट्स के अंदर, तो मैं अगर यहाँ पे ट्राई करूँ डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे जो डबल कोट्स है वो बेसिकली एक ही कैरेक्टर है, स्टार्ट वाला भी और एंड वाला भी। तो कंपाइलर क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, एरर अनएबल टू फाइंड स्ट्रिंग लिटरल ऑपरेटर हेलो विद कांस्टेंट कर। तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। एरर बेसिकली जो एरर आ गया वो एरर इसलिए आया कि यहाँ पे सी आउट पर जो स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, सेमी कॉलन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर हेलो सिंटैक्स गलत हो गया तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब अगर इसको आप बैक स्लैश, इससे पहले क्या लिखे, इन डबल कोट से पहले बैक स्लैश लिखे, और इस वाले डबल कोट से पहले भी बैक स्लैश लिखे, तो वो आउटपुट में क्या होगा, डिस्प्ले होगा, एरर नहीं आएगा। हेलो डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज है या बंद है। तो ये डबल कोट्स प्रिंट हुआ किस चीज़ की वजह से, बैक स्लैश की वजह से, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की वजह से। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो इस तरह प्रिंट हो, उसके स्टार्ट में क्या हो, बैक स्लैश। तो अब देखिए सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ। जो बैक स्लैश मैंने डबल कोट, हालांकि डबल कोट्स में लगाया, और मैंने पहले बताया था कि डबल कोट्स के अंदर आज जो कुछ लिखते वो प्रिंट होगा, लेकिन आज के लेक्चर में मैंने ये बताया कि कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो वो उसी तरह जो आप लिखते हैं वो उसी तरह प्रिंट नहीं होगा, उसका स्पेशल मीनिंग उनकी होगी। तो उनमें एक बैक स्लैश है, तो एक सिंगल बैक स्लैश से नहीं चलेगा, दो सिंगल बैक स्लैश लगा के वो एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बनेगा और एक प्रिंट होगा। यानी अगर ये आपको प्रिंट चाहिए बैक स्लैश की, तो आपने डबल बैक स्लैश लगाने हैं। मेरे ख्याल में एस्केप सीक्वेंस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद है कमेंट्स। कमेंट्स क्या है, कमेंट इज़ एन एक्सप्लेनेशन। कमेंट्स क्या है, एक्सप्लेनेशन आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोर्स कोड। सोर्स कोड के एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन को कमेंट्स कहते हैं। इट हेल्प अ डेवलपर एक्सप्लेन लॉजिक ऑफ द कोड एंड इम्प्रूव प्रोग्राम रीडेबिलिटी एट रन टाइम। अ कमेंट इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कमेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्राम में ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि आप उसको सिर्फ प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ करते हैं, फाइनली या रन टाइम पे वो एग्जीक्यूट नहीं होते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में दो किस्म के कमेंट्स हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, एक है मल्टी लाइन ऑफ कमेंट्स। सिंगल लाइन यानी अगर आपने एक कमेंट लिखना एक ही लाइन में, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिस इज कमेंट, ठीक है, सिंगल लाइन में, तो उससे पहले आप ये दो फॉरवर्ड स्लैश, पिछले जो एस्केप सीक्वेंस में हमने पढ़ा था वो था बैक स्लैश, वो अलग चीज़ है। ये दो फॉरवर्ड स्लैशेज हैं। क्या हैं, दो फॉरवर्ड स्लैशेज। जब दो फॉरवर्ड स्लैशेज लगे कोड में किसी लाइन के स्टार्ट में, उसके बाद ये जो लाइन होगा इसको क्या कहते हैं, इसको कमेंट्स कहते हैं। कमेंट क्या है कि कंपाइलर इस लाइन को कंपाइल नहीं करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको इग्नोर करेगा। इसका फ़ायदा सिर्फ सोर्स कोड में है कि जब कोई सोर्स कोड देखेगा तो उसमें वो उसको पता चलेगा कि ये कोड किस लिए लिखा है। लेकिन अगर कमेंट्स बड़ा हो, आप पूरा एक पैराग्राफ लिखते हैं, फिर उसका तरीका ये है कि फॉरवर्ड स्लैश, ये मल्टीप्लिकेशन साइन, एक लाइन, दो, तीन, चार, जितनी भी लाइन आप लिखें मर्जी है, और एंड करना है
स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश से। तो ये इस और इस सिंबल के दरमियान जितने भी लाइंस होंगे वो कमेंट्स होंगे, वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। सिंगल लाइन कमेंट्स एग्जांपल एंड मल्टी लाइन आपने इस तरह लिखना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हेलो के साथ ये चीज़ लिखता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ कि बैकस्लैश यूज्ड फॉर एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूँ तो क्या आएगा? एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि कोड के अंदर ये सिंटैक्स के मुताबिक नहीं है, ये सिंटैक्स के मुताबिक कोई किसी चीज़ का सिंटैक्स नहीं है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ यानी कंपाइलर जब इसको कंपाइल करेगा तो इसको एग्जीक्यूशन के लिए कंपाइल करेगा, इस लाइन को भी कंपाइल करेगा किस चीज़ के लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। तो एग्जीक्यूट तो ये नहीं होगा क्योंकि ये सिंटैक्स के मुताबिक नहीं है। तो मैं सिर्फ चाहता था कि कोड में मैं कल कोई इस कोड को देखो तो मुझे सिर्फ पता चले। तो मैं अगर डबल स्लैश लिखूं तो ये अब कमेंट्स बन गया। ये क्या बन गया? कमेंट। अब रन होगा। इधर यहाँ पे कुछ ये जो कमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा आउटपुट में, ये सिर्फ यहाँ पे सोर्स कोड के फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ए बी एंड सी, ए की वैल्यू सी इन ए, सी इन बी एंड सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई 2। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फार्मूला है किसी चीज़ का फार्मूला है। फार्मूला किस चीज़ का है कि आपने फाइंड करना है यानी कोई किसी स्पेशल चीज़ का फार्मूला है। अब ये तो वैसे मैंने लिखा, अब ये आपने प्रोग्राम लिख लिया। ठीक है, ये प्रोग्राम यहाँ पे आपने वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम आप रन हो रहा है। ठीक है, अब ये आपने लिखा इस कोड को, ये तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है या कोई कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है कोड का, तो कल मैं ख़ुद भी 1 साल के बाद इसको देखूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि यार ये जो कोड है मैंने किस लिए लिखा है। या फॉर एग्जांपल एक डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है, कल कोई और बंदा आता है वो मॉडिफिकेशन करना चाहता है, वो देखता है तो इस सोर्स कोड की समझ नहीं आएगी कि यार ये लाइन किस लिए लिखा है। तो कमेंट किस लिए है? कोड एक्सप्लेनेशन के लिए। यहाँ पे आज लिखे दी फॉलोइंग लाइन इज यूज्ड फॉर टू नंबर फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी कोई फार्मूला है। ठीक है, यानी अब ये जो लाइन है ये तो एग्जीक्यूट तो नहीं होगा, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मैं कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ कोड के एक्सप्लेनेशन के लिए है कि कल अब मैं अगर इस कोड को देखो, अच्छा ये जो मैंने लाइन, ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ये तो इस चीज़ के लिए है। फॉर एग्जांपल आप कोई एग्जामिनेशन सेंटर में CGPA को फाइंड करने, फॉर एग्जांपल ये CGPA को फाइंड करने के लिए है, CGPA कैलकुलेशन। ठीक है, तो कल जब मैं इस कोड को देखूंगा या कोई और देखे तो उसको डायरेक्ट पता चलेगा अच्छा ये नीचे जो है ये किस चीज़ के लिए है? CGPA कैलकुलेशन के लिए है। ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब अगर एक से ज़्यादा लाइन कमेंट्स हो इस तरह, फॉर एग्जांपल 3-4 लाइन आप पूरा डिटेल लिख दें, तो उसको एक तरीका तो ये है कि हर लाइन से पहले ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करें। दूसरा तरीका सिंपल ये है कि आप फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक एंड स्टेरिक
तो इनके दरमियान जो कुछ होगा वो क्या होगा, कमेंट्स होगा। कमेंट्स जो है वो कंपाइलर उनको कंपाइल नहीं करता, ना ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, ना ये एग्जीक्यूट होते हैं। ये सिर्फ सोर्स कोड में मौजूद होते हैं, सोर्स कोड को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करने के लिए। एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन क्या है, कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ कंप्यूटेशन फॉर्म्स एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर फॉर एग्जांपल a प्लस बी, तो ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल भी यूज़ हुआ है, दो वेरिएबल यूज़ हुआ है और एक ऑपरेटर। या a प्लस 3, तो वेरिएबल प्लस ऑपरेटर प्लस कांस्टेंट, इनके कम्बिनेशन को क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेंड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेंड इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन आर द रिजल्ट obtained after evaluating expression. There are different categories of an expression. यहाँ पे कुछ कैटेगरीज में बताऊंगा, लेकिन उन कैटेगरीज का डिपेंड किस चीज़ पे है, या तो ऑपरेंड पे है कि ऑपरेंड कौन सा यूज़ हुए हैं, या उसका रिजल्ट है कि एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, तो उसी के मुताबिक उसकी कैटेगरी होगी। कांस्टेंट एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन दैट comprise only constant value are called constant expression. constant expression क्या है कि जिनके सारे ऑपरेंड्स क्या हो, कांस्टेंट हो, 3 + 6। अब ये किस चीज़ से ये पता चला कि ये कांस्टेंट है, ऑपरेंड्स, कि अगर इनका डिपेंड किस चीज़ पे हुआ, ऑपरेंड पे, कि दोनों ऑपरेंड जब किसी एक्सप्रेशन में सारे ऑपरेंड कांस्टेंट हो तो उस एक्सप्रेशन को कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। इंटीग्रल एक्सप्रेशन यानी इंटीजर से निकला। इंटीग्रल एक्सप्रेशन क्या है, द एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस, अब ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट हुआ, ये एक्सप्रेशन रिजल्ट पे। द एक्सप्रेशन दैट, यानी एक एक्सप्रेशन है a, फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 10 है प्लस 3 इक्वल टू, मतलब इससे रिजल्ट क्या आएगा, c इक्वल टू a प्लस, फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 10 है। तो एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, लेकिन रिजल्ट इनका क्या आ रहा है, इंटीजर टाइप, तो ये एक्सप्रेशन भी क्या हुआ, इंटीजर। तो यहाँ पे डिपेंडेंट किस चीज़ पे है, रिजल्ट पे। एन इंटीजर वैल्यू एज आउटपुट आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जन आर कॉल्ड इंटीग्रल एक्सप्रेशन। जब फाइनली वैल्यू इंटीजर आए किसी एक्सप्रेशन का तो उसको इंटीग्रल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल x में वैल्यू कोई इंटीजर है 6 × x - y, अगर इससे इंटीजर रिजल्ट आता है तो ये इंटीग्रल एक्सप्रेशन है। या ये 10 + int, ये बेसिकली ये कन्वर्ट करता है 5.0 को फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में। फ्लोट एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट फ्लोट आए, रिलेशनल और बूलियन एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आए, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ c इक्वल टू a ग्रेटर देन b, तो ये a b फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है, तो इसका रिजल्ट यानी या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। तो इसको क्या कहते हैं, रिलेशनल और बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा, लेकिन जिसमें ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड और आर ये वाला ऑपरेटर यूज हो। बीट वाइज एक्सप्रेशन, जिसमें बीट वाइज ऑपरेटर यूज हो उसको बीट वाइज एक्सप्रेशन कहते हैं। ये कुछ एक्सप्रेशन है, इसको आप लोग सॉल्व करें कि ये एक्सप्रेशन है 6 + 3 × 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये एक्सरसाइज के लिए है। तो सबसे पहले ये परफॉर्म होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में आपको याद हो कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, प्लस है। 3 × 5 15 + 6 21 आएगा। इसका क्या आएगा, 12 / 2 6 × 4 - 4 2। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ये भी आसान है, आप लोग कर ले। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा, सबसे पहले ये परफॉर्म होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो ये मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है,
तो इसकी प्रायोरिटी ये माइनस प्लस से ज़्यादा है। 19 mod 3, ये अगर हम 19 को डिवाइड करें 3 से, 6, 18, रिमाइंडर 1, तो यहाँ से 1 होगा। फिर ये परफॉर्म हो, फिर प्लस और माइनस ये सेम प्रेसिडेंस है, लेकिन इन ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी, अगर एसोसिएटिविटी का पता नहीं पिछले लेक्चर में देखिए, तो इनका एसोसिएटिविटी लेफ्ट और राइट है। तो पहले ये 5 + 1 6 और 6 - 1 5। इसी तरह ये सारे आप लोग सॉल्व करें। राइट C++ एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, कि जब हम वैसे अरिथमेटिक में एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उनको सिंपल इस तरह लिखते हैं, y = 6x, दरमियान में कोई ऑपरेटर नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि ये बेसिकली क्या है, 6 × x। इसको अगर आपने प्रॉपर C लैंग्वेज में लिखना हो तो आप इस तरह नहीं लिख सकते, आप प्रॉपर लिखेंगे 6 × x। या अगर आपने ये लिखना हो, ये अरिथमेटिक फॉर्म में होगा, आप कंप्यूटर के अंदर C++ के अंदर इस तरह इसको नहीं लिख सकते। आपने लिखना है a = 2 × b + 4 × c। इसी तरह ये y = x × x। पावर के लिए C++ में कुछ लैंग्वेजेस में ये ऑपरेटर यूज़ होता है, जिस तरह मैटलैब वगैरह में, लेकिन C++ के में पावर के लिए कोई भी स्पेशल ऑपरेटर नहीं है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। y = यहाँ पे पावर ऑफ x2, ठीक है। यहाँ पे तो हम सिंपल x⁻2 का क्या मतलब होता है कि x 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, तो हम सिंपल उसी तरीके से करें, x × x। अगर x⁻3 होता तो हम लिखते थे x × x 3 दफ़ा, लेकिन अगर y = x⁻50 हो तो क्या हम 50 दफ़ा लिखेंगे। फिर एक बिल्ट इन फंक्शन है y = पावर ऑफ x and 2, यानी x की 2 दफ़ा पावर, यानी x 2 दफ़ा। अगर यहाँ पे फिर अगर 50 हो तो हम लिखते हैं p = पावर x, यहाँ पे 50 लिखेंगे, तो ये इक्विवेलेंट है x⁻50। अच्छा, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मसला आएगा, वो बेसिकली समझाना है। x y, x की वैल्यू है हमारे पास फॉर एग्जांपल 3, तो मैं लिखता हूँ y = x × x C out, y = y की वैल्यू सिंपल प्रिंट करता हूँ, y रन, तो 9, 3 × 3 9। या इसको मैं अगर पावर वाला फंक्शन यूज़ करो, बिल्ट इन POW, यहाँ पे x, यहाँ पे 2, यानी x⁻2, इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे एरर आएगा, एरर पावर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दी स्कोप। पावर जो है ना, अब कंपाइलर के लिए ये अनडिफाइंड है, तो इसके लिए एक लाइब्रेरी है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंक्लूड CMath, ठीक है। ये CMath लाइब्रेरी जो है ये इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखिए ये चल रहा है, y = 9। तो अब इसका मतलब ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ये बेसिकली C++ का जो ना मेन लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं होता, ये जो है ना ये एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, जो किसी और लाइब्रेरी में ये बनाए जाते हैं। तो किसी और लाइब्रेरी में अगर कोई चीज़ हो तो उसके लिए वो लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी में या जिस हेडर फाइल में वो मौजूद हो, उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैथ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं उनके लिए, पाई भी है उसमें, काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स है, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब के लिए आपको इंक्लूड करना पड़ेगा CMath लाइब्रेरी।
इस तरह ये देखिए, ये थोड़ा ये नीचे वाला तो आसान है, इसको आप लिखे y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स बटा हुए z मल्टीप्लाई z। ये वाला अक्सर स्टूडेंट्स से मैंने जो पूछा है वो, या मैंने अगर कोई प्रॉब्लम दी है तो वो किस तरह करते इस चीज़ को कन्वर्ट, क्योंकि ये तकसीम है, इस तरह तकसीम तो नहीं, तकसीम हम उस प्रोग्रामिंग में ये वाला यूज़ करते हैं। तो ये लिखते हैं कि g इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई z मल्टीप्लाई z। शायद आप भी इस तरह करते हैं, लेकिन ठीक तो है, एरर तो नहीं आएगा, ठीक है। एरर सिंटैक्स तो इसका ठीक है, लेकिन ये लॉजिकली गलत है। जो इससे रिज़ल्ट आता है वो इससे नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैथमेटिकली जब आप सॉल्व करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल x की वैल्यू है, मैं कोई इस तरह कैलकुलेशन करता हूँ ताकि आसानी हो उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल x की वैल्यू है हमारे पास, मैं इसको जो है ना 4 बनाता हूँ, 4। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। और x की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 16 है, कितना 16 है। और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 2 है, ठीक है। तो अगर मैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व करूं, मैथमेटिकली अगर इसको, एक मिनट इसको क्लियर करता हूं, मैं इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करूं तो किस तरह सॉल्व करूंगा कि x की वैल्यू की, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है, ठीक है, ये 4 है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो x की वैल्यू हमारे पास 16 है और z की वैल्यू 2 है। तो ये सॉल्व होगा x 16 प्लस 4 बटा हुए किस चीज़ का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 बटा हुए 2 to 4 इक्वल टू रिज़ल्ट 5 आएगा। लेकिन अगर आपको C++ में आपको इसको इस तरह कन्वर्ट करते हैं कि x प्लस 4 बटा हुए z मल्टीप्लाई z, तो अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि x की जगह पे 16 प्लस 4 बटा हुए 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो हमें पता है कि C++ में वो तो हमें कॉमन सेंस में जब ये वाला ब्रैकेट यूज़ होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो ऊपर वाला हम पहले परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब कंप्यूटर में कैलकुलेट होगा तो सबसे पहले ये होगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, जो एक्चुअल रिज़ल्ट उसका 5 आ रहा था। तो इसको अगर आप थोड़ा सा देखिए मैथमेटिक्स में जब ये ब्रैकेट हो, ये डिवीज़न हो, तो इसका मतलब पहले वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट हम पहले करते हैं। तो जब आप C++ में इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हो, आप लिखेंगे g इक्वल टू एक्स प्लस 4 बटा हुए z मल्टीप्लाई z, ठीक है। उसका इक्विवेलेंट बनाने के लिए, तो ये 4 मैंने इसलिए किया, 2 पे भी सेम है, लेकिन 4 मैंने इसलिए किया ताकि ये यहाँ पे कैलकुलेशन में मुझे आसानी हो, तो कोई इशारे में जवाब ना आए। तो ये ब्रैकेट आपने क्या करना है, यूज़ करना है। हालांकि यहाँ पे अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स की जो एक्सप्रेशन थी उसमें कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं हुआ था, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। उसके बाद है टाइप कन्वर्जन। व्हेन एन ऑपरेटर्स ऑपरेंड आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, इस चीज़ को अच्छी तरह समझिए। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, व्हेन एन ऑपरेटर्स ऑपरेंड आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, जब एक ऑपरेटर के ऑपरेंड फॉर एग्जांपल a प्लस b, यानी इस ऑपरेटर के जो ऑपरेंड है a और b, ये अगर डिफरेंट डेटा टाइप के हों, यानी ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, या कुछ और है, C++ will automatically convert them to the same data type। C++ क्या करेगा, दोनों को एक ही डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। दिस कैन इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है।
इफ़ एन इंट इज़ मल्टीप्लाई बाई अ फ्लोट, यानी इंट फॉर एग्जांपल ए इंट है, ये मल्टीप्लाई हुआ फ्लोट से, व्हाट डेटा टाइप विल बी रिजल्ट, व्हाट इफ़ अ डबल इज़ डिवाइडेड बाई एन अनसाइंड इंट। ठीक है, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? द आंसर इज यस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इज़ देयर एनी वे ऑफ प्रिडिक्टिंग व्हाट विल हैपन इन दिस इंस्टेंसेस। अगर इस तरह कोई सिचुएशन हो कि एक साइड पे इंटीजर हो, वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि दोनों साइड ऑपरेटर के दोनों साइड पे सेम वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हम जब प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप की वैल्यू ऑपरेंड दे सकते हैं तो वो इंटरनली क्या होगा? यस, द आंसर इज यस। सी प्लस प्लस फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स व्हेन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। जब डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, यानी डिफरेंट डेटा टाइप के दरमियान कोई ऑपरेटर हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं? वो रूल ये हैं, अच्छा रूल्स बाद में आते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आप देखिए, रैंकिंग। ठीक है, टाइप रैंकिंग। जस्ट लाइक ऑफिसर इन द मिलिट्री, डेटा टाइप्स आर रैंक्ड। डेटा टाइप्स की भी रैंकिंग होती है कि कौन सी डेटा टाइप बड़ी है, कौन सी छोटी है। वन डेटा टाइप आउट रैंक अनदर इफ इट कैन होल्ड अ लार्जर नंबर, फॉर एग्जाम्पल अ फ्लोट आउट रैंक एन इंट। तो रैंकिंग में हमारे पास जो डेटा टाइप के रैंक से ये सबसे बड़ा रैंक है। लॉन्ग डबल, उससे नीचे डबल, उससे नीचे फ्लोट, उससे पहले अनसाइंड लॉन्ग, लॉन्ग अनसाइंड इंट, इंट, उसके बाद कैरेक्टर और ये चीज़ें भी आती हैं। तो ये रैंकिंग है। अच्छा, होता क्या है? व्हेन सी प्लस प्लस इज़ वर्किंग विद एन ऑपरेटर इट स्ट्राइव टू कन्वर्ट द ऑपरेंड्स टू द सेम टाइप। जब भी कोई आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी दो डिफरेंट डेटा टाइप्स के, फॉर एग्जांपल ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, तो सी प्लस प्लस ऑटोमेटिकली इनको दोनों को सेम करेगा। यानी सेम का मतलब है या ए को एक इंटीजर है और एक फ्लोट है, या इंटीजर वाला फ्लोट बनाएगा या फ्लोट वाला इंटीजर बनाएगा, या फ्लोट वाला इंटीजर बनाएगा या इंटीजर वाला फ्लोट बनाएगा। इस तरह नहीं है, उसके लिए कुछ रूल्स है। ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी बनाएगा। तो दिस ऑटोमेटिक कन्वर्जन इज़ नोन एज टाइप कोएरशन है, पता नहीं इसको टाइप कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, इस ऑटोमेटिक उसको क्या कहते हैं? टाइप कन्वर्जन कहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। व्हेन अ वैल्यू इज़ कन्वर्टेड टू अ हायर डेटा टाइप इट इज़ सेड टू बी प्रोमोटेड। जब हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट होते हैं उसको प्रोमोटेड कहते हैं। टू डिमोट अ वैल्यू मीन्स टू कन्वर्ट इट टू लोअर डेटा टाइप। लोअर डेटा टाइप में जब कन्वर्ट होते हैं उसको डिमोट कहते हैं। अच्छा, रूल नंबर 1 क्या है? कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर वेरिएबल शॉर्ट एंड अनसाइंड शॉर्ट एस आर ऑटोमेटिकली प्रोमोटेड टू इंट। ये जो इंटीजर टाइप्स है हमारे पास, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि कैरेक्टर भी बेसिकली इंटीजर टाइप का एक वो टाइप है। तो शॉर्ट इंट, शॉर्ट मींस शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, यानी ये इंटीजर से छोटे दो बाइट्स के हैं, इंटीजर 4 बाइट्स का है। यहाँ पे छोटा टाइप जो रैंकिंग होती है ये उनकी मेमोरी कितनी उनके लिए रिक्वायर्ड होती है उसी के मुताबिक पे रैंक होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर की जो बाइट्स है वो कितने बाइट्स लेते हैं? 4। और शॉर्ट इंट या शॉर्ट अनसाइंड शॉर्ट या कैरेक्टर वो 1 और 2 बाइट्स लेता है, तो वो इसीलिए छोटे डेटा टाइप्स हैं। तो अगर एक साइड पे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, ये एक साइड पे शॉर्ट है, शॉर्ट इंट है, और एक साइड पे इंट है, तो इंटरनली जब ये कैलकुलेशन परफॉर्म होती है तो ये दोनों किस चीज़ में कन्वर्ट होती है? एक टेम्परेरी इंट प्लस एक इंट। ठीक है, तो ये दोनों 4 बाइट के होंगे। जब कैलकुलेशन होती है दोनों सेम बाइट्स के होते हैं, तो इसका मतलब है जो शॉर्ट इंट था उसको उन्हें कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में? इंटीजर में। अच्छा, उसके बाद सेकंड रूल क्या है? व्हेन एन ऑपरेटर वर्क विद 2 वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स
द लोअर रैंकिंग वैल्यू इज़ प्रोमोटेड टू द टाइप ऑफ द हायर रैंकिंग वैल्यू। जितने भी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, सिवाय असाइनमेंट ऑपरेटर के, बाकी जो ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इनके दोनों साइड पे अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, वेरिएबल है, तो लोअर रैंक वाली वैल्यू जो होगी वो अपर वाले में कन्वर्ट होगी। ठीक है, लोअर वाले में फॉर एग्जांपल पीछे स्लाइड में आप देखिए कि अगर एक साइड पे इंटीजर हो, ये ए इंटीजर है और बी फ्लोट है, तो इंटरनली ये दोनों किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए, फ्लोट में, क्योंकि इंटीजर जो है, इंटीजर से फ्लोट की जो रैंकिंग है वो ऊपर है, वो बड़े, उसको बड़ी वैल्यू कहते हैं या उसको बड़ा डेटा टाइप कहते हैं। तो एक साइड पे इंटीजर है, एक साइड पे फ्लोट है, तो दोनों फ्लोट में, एक तो है ऑलरेडी फ्लोट में, दूसरा भी फ्लोट में कन्वर्ट होगा। और थर्ड रूल जो है, व्हेन द फाइनल वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इज असाइन्ड टू अ वेरिएबल इट विल बी कन्वर्टेड टू द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। जब असाइनमेंट ऑपरेटर की बात आती है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंटीजर है, मैं आई लिखता हूँ, ठीक है, ये भी इंटीजर है और ये फ्लोट है। तो ये जो असाइनमेंट के अलावा जो ऑपरेटर है उसके लिए ये रूल है कि दोनों हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट होंगे, सॉरी जो लोअर डेटा टाइप वाला को वो भी हायर में कन्वर्ट होगा। तो ये एक्स इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये दोनों फ्लोट में कन्वर्ट होंगे। जो रिज़ल्ट होगा वो किस चीज़ में होगा, फ्लोट में होगा। किस चीज़ में होगा, फ्लोट में होगा। ठीक है, एक दफ़ा तो इसका रिजल्ट फॉर एग्जांपल 5.5, लेकिन असाइनमेंट के लिए रूल क्या है, व्हेन द फाइनल वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इज असाइन्ड टू अ वेरिएबल इट विल बी कन्वर्टेड टू द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। अब यहाँ पे ये वेरिएबल जो है, जो असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे होते हैं, वो यहाँ पे फ्लोट है राइट साइड पे, वो फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि ये वाली वैल्यू जो राइट साइड पे है ये उसी के मुताबिक कन्वर्ट होगी। तो उसी में ये वैल्यू स्टोर होगी 5, क्योंकि 5.5 इंटीजर में स्टोर नहीं होती। ठीक है, तो ये रूल्स आपके जहन में हो। इंटीजर डिवीजन, अच्छा मैं व्हेन यू डिवाइड एन इंटीजर बाई अनदर इंटीजर इन C++, द रिजल्ट इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। रिजल्ट हमेशा, और हमारे पास हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर के दोनों साइड पे इंटरनली क्या करते हैं, अब वो सेम करते हैं। अगर सेम ना हो तो उनको क्या करते हैं, दोनों ऑपरेंड को सेम करते हैं, और जो ऑपरेंड होंगे रिजल्ट भी उसी टाइप का होगा। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, थोड़ा सा इसको आप देख लें, खुद जहन में कंपाइल करें, मेन, फिर मुझे रिजल्ट बताएं। फ्लोट सी, फ्लोट वेरिएबल C and int a equal to 5, b equal to 2। a की वैल्यू क्या है, 5 है, b की 2 है। c इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। तो मुझे बताएं कि अगर मैं इस c की वैल्यू प्रिंट करो, c आउट, c इक्वल टू, यहाँ पे मैं c की वैल्यू प्रिंट करो तो रिज़ल्ट क्या आएगा। या सिंपल बात यह है कि c में क्या स्टोर होगा, a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू 2 है। तो क्या c में क्या स्टोर होगा, c में स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा, c में 2 स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो इंटीजर का रिज़ल्ट इंटीजर आएगा, इंटीजर डिवीज़न का रिज़ल्ट इंटीजर आएगा। तो ये भी इंटीजर है, ये भी 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे रिज़ल्ट आएगा 2। जो सिर्फ इंटीजर टाइप है, जो कोशेंट है वो आएगा, रिमाइंडर वाला उसके साथ कंबाइन नहीं होगा, तो इसका 2 आएगा। लेकिन अगर मैं लिखूँ, बेशक ये तो फ्लोट है, ठीक है, तो इसमें वैल्यू स्टोर होगी, ये फ्लोट है, इसमें वैल्यू स्टोर होगी 2.0। ये तो उसके बाद है, ठीक है, ये ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, a डिवाइडेड बाई b, तो ये इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अभी पता नहीं कि उधर क्या है, तो इससे आएगा 2, फिर उसके बाद वो 2 फ्लोट में जब असाइन होगा तो वो फिर फ्लोट में कन्वर्ट होगा, तो 2 जब फ्लोट में कन्वर्ट होगा वो होगा 2.0। अब मैं अगर इसको इस तरह लिखूँ, सिंपल सी
कि c इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, इससे तो आएगा इसमें 2, लेकिन मैं अगर 2 के साथ लिखूँ 2.0, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस डिवीजन के दोनों साइड पे अप्रेंड देखिए, एक इंटीजर है एक फ्लोट है, तो दोनों इंटरनली क्या होंगे, फ्लोट में कन्वर्ट होंगे। ये भी 5.0 होगा तो 2.0, तो अब इसी में क्या स्टोर होगा 2.5, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे फ्लोट है तो इसका रिज़ल्ट भी फ्लोट में आएगा। तो इंटीजर का हमेशा डिवीज़न, इस चीज़ में आप ख्याल रखें कि इंटीजर का जो रिज़ल्ट होगा वो इंटीजर आएगा, एक साइड पे आपको कोई वैल्यू फ्लोट देना पड़ेगा। असाइनिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू टू इंटीजर वेरिएबल, अगर आप कोई फ्लोट वैल्यू इंटीजर टाइप वेरिएबल को देते हैं, पिछले भी रूल्स में भी हमने पढ़ा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर में उसी के मुताबिक कन्वर्ट होगा जो लेफ्ट साइड पे अप्रेंड होगा। इंट नंबर, ये नंबर जो वेरिएबल है ये किस टाइप का, इंटीजर का है। नंबर इक्वल टू 7.5, मैं क्या दे रहा हूँ 7.5, तो ये कमेंट में मैं दे रहा हूँ असाइन 7 टू नंबर। ये जो पार्ट होगा ये डिस्कार्ड होगा क्योंकि ये इंटीजर टाइप वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे कंपाइलर में भी देखता हूँ कि यहाँ पे ये एरर आएगा या इस तरह असाइन होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट num इक्वल टू 7.4 सी आउट, फिर num की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ num, तो सेमीकोलन, इसको अब रन करें तो num इक्वल टू 7। हमने जो थर्ड रूल पढ़ा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर की सूरत में क्या होते हैं कि राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो वैल्यू, ये नहीं है कि ये वैल्यू, हालांकि ये बड़ा टाइप है जो 7.2 है, ठीक है, उसके लिए वो वेरिएबल कन्वर्ट नहीं होता। ये असाइनमेंट ऑपरेटर की सूरत में ये वैल्यू उसी टाइप के मुताबिक कन्वर्ट होगी। जब उस टाइप के मुताबिक 7.5 कन्वर्ट होगा तो पॉइंट के बाद जो हिस्सा होगा वो इग्नोर होगा। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, ये पढ़े, इससे आपको पता चलेगा। ओवरफ्लो के एक वेरिएबल का जब कोई रेंज होता है, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर टाइप वेरिएबल का जो है एस, कैरेक्टर टाइप में 0 से 255 तक वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो 255 से अगर कोई बड़ी वैल्यू देते हैं तो उसको ओवरफ्लो कहते हैं। या जो वेरिएबल का नीचे रेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका 0 आप माइनस में कोई वैल्यू देते हैं इस वेरिएबल से, उसको अंडरफ्लो कहते हैं। टाइप कास्टिंग, पहले था टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन था ऑटोमेटिकली कंपाइलर खुद कन्वर्जन करता है ऑपरेटर्स की सूरत में। दूसरा है टाइप कास्टिंग, जब आपने कुछ खुद मैनुअली या एक्सप्लिसिटली आपने कुछ टाइप कन्वर्ट करना हो एक टाइप से दूसरे टाइप, उसको क्या कहते हैं टाइप कास्टिंग। ऑटोमेटिकली या इम्प्लिसिट जब कन्वर्ट होना है उसको टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो टाइप कास्टिंग का जो तरीका है वो क्या है, स्टैटिक कास्ट डेटा टाइप, यानी जिस डेटा टाइप में हमने कन्वर्ट करना हो यहाँ पे वेरिएबल या वैल्यू, जिस वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना हो। फॉर एग्जांपल ये डबल नंबर 3.7 इंट वेल, अब इसमें मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एक्सप्लिसिटली, मैनुअली। कंपाइलर तो खुद भी करेगा, लेकिन अगर मैनुअली करना हो तो वैल्यू स्टैटिक कास्ट, ठीक है, ये कीवर्ड है C++ का। यहाँ पे इंट, इस इंट का क्या मतलब है कि मैंने इस नंबर को, इस वेरिएबल को इस टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस नंबर जो है ये इस इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेगा, फिर इस वेरिएबल को असाइन करेगा। तो अगर आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी क्या है, डबल है, ये क्या है डबल, वैल्यू जो वेरिएबल है ये भी डबल है। तो मैं अगर लिखो वैल्यू इक्वल टू नंबर, तो उसमें वैल्यू में भी 3.7 स्टोर होगा क्योंकि ये भी फ्लोट है और वो भी फ्लोट है, डबल है, तो यही वैल्यू उधर असाइन होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तो है वैल्यू डबल,
लेकिन मैं इधर वाले वेरिएबल की जो है इंटीजर पार्ट उसमें स्टोर करता हूँ। इस नंबर वेरिएबल की सिर्फ इंटीजर टाइप, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड पे वेरिएबल क्या है, डबल है। तो मैं फिर इसी तरीके से स्टैटिक कास्ट इंट और यहाँ पे नंबर, ये क्या करेगा, सबसे पहले ये नंबर जो 3 है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, 3 बनेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे जब ये 3 इधर असाइन होगा तो हमने थर्ड रोल जो पढ़ा था, ये 3 फिर कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, डबल में। तो डबल में इस वैल्यू में जब स्टोर होगा तो वो स्टोर होगा 3.0, ठीक है। यानी वो पार्ट मैंने ख़त्म कराना था, एक्सप्लिसिटली मैंने मैनुअली ख़त्म करना था, तो उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। ये एंड हो गया। मज़ीद इसके ये अगर आपने PDF नोट्स देखने तो वो यहाँ से देख सकते हैं।